सुरक्षागण चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों हम इस क्लास में करंट अफेयर्स देखेंगे आज 19 अप्रैल 2025 का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगी, जो भी डिस्क्रिप्शन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास में जुड़ सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन को वो ₹1.60 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट टू इंक्रीज डिफेंस प्रोडक्शन फ्रॉम 1.60 लाख करोड़ टू हाउ मच बाय द ईयर 2029? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2.60 लाख करोड़, दूसरा है 3 लाख करोड़, तीसरा है 2 लाख करोड़ और चौथा है 3.6 लाख करोड़। ठीक है, यानी रक्षा उत्पादन को बढ़ाना 2029 तक कितना करना है? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1.60 करोड़ से बढ़ा 1.60 लाख करोड़ से बढ़ा करके 3 लाख करोड़ तक का हमें रक्षा उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, और यह जो है रक्षा सम्मेलन 2025 फोर्स ऑफ द फ्यूचर, ये रक्षा सम्मेलन का नाम है फोर्स ऑफ द फ्यूचर में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ से रक्षा उत्पादन तक पहुंचाना है, जबकि 2025 में अभी वर्तमान में कितना है तो 1.60 लाख करोड़ है। और यह महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य क्या है? आयात पर निर्भरता को कम करना और निर्यात पे जोर देना। ठीक है, तो इस उद्देश्य से जो है हमारा रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ बढ़ाकर करने की जरूरत है 2029 से, जिसकी घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, और अभी रक्षा निर्यात का लक्ष्य 2025 में कितना लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग 30,000 करोड़ का, और 2029 तक कितना रखा जाएगा निर्यात का लक्ष्य? तो 50,000 करोड़ का 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक का डिप्टी सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सीएफओ ऑफ इंडसइंड बैंक? ठीक है, सीएफए मतलब हो गया चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर इसका फुल फॉर्म हो गया। पहला ऑप्शन है संतोष कुमार, दूसरा अरुण खुराना, तीसरा सौरभ चौधरी, चौथा वरुण तोमर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार को नया डिप्टी सीएफओ नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये अरुण खुराना का स्थान लेंगे। ठीक है, ये अरुण खुराना का स्थान लेंगे संतोष कुमार, जो भी नए डिप्टी सीएफओ बनाएंगे इंडसइंड बैंक का। अब ये भारत का 5वां सबसे बड़ा निजी बैंक है संपत्ति के आधार पर। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल लोन में इसका ये प्रमुख एरिया है। ठीक है, संतोष कुमार को नया सीएफओ, ये डिप्टी सीएफओ बनाया गया है, जो कि अरुण खुराना का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनको दिया जाएगा। ठीक है, और इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था ये बैंक? तो अप्रैल 1994 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सुमंत कथपालिया। ठीक है, सुमंत कथपालिया इसके एमडी एंड सीईओ हैं। हेडक्वार्टर मुंबई, एस्टेब्लिश कब हुआ? तो अप्रैल 1994 में। ठीक है, संतोष कुमार इसके नए डिप्टी सीएफओ बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, ये हर वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 17 अप्रैल, दूसरा 18 अप्रैल, तीसरा 15 अप्रैल, चौथा 16 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18 अप्रैल को हर वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2025 का थीम क्या रखा गया है? आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर, तैयारी और ICOMOS की 60 वर्षों की सीख। ठीक है, हेरिटेज एट रिस्क फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयरनेस एंड लेसन्स फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ ICOMOS। ठीक है, ये इसका 2025 का थीम रखा गया, तो हमको याद रखना है। अब है कि ICOMOS का फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद। ठीक है, इसका प्रस्तावित ईयर कौन सा था? तो 1982 में इसको प्रस्तावित किया गया था।
ये अंतरराष्ट्रीय 1982 से जो है विश्व धरोहर दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको मान्यता किसके द्वारा मिला है? यूनेस्को के द्वारा 1983 में इस चीज को मान्यता मिली है। ठीक है, अब हम ये तो देख लेते हैं कि ये हो गया हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाते हैं। अब भारत में कितने साइट से वो देख लेते हैं। तो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या यूनेस्को सूची में कितने हैं भारत की? तो 43 है। ठीक है, कल्चरल कितने हैं? 35 यानी सांस्कृतिक 35, प्राकृतिक 7 हैं और भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, यानी टोटल जितने भी कंट्री हैं उसमें यूनेस्को के लिस्ट में उसमें भारत का 6 नंबर है, जिसमें 43 के साथ वो 6ठे नंबर पे है। ठीक है, 1983 में कौन कौन से शामिल किए गए थे? तो अजंता गुफा, अजंता की गुफा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगरा किला कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब 2023-24 में किसे जोड़ा गया है? तो 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। होयसलों के पवित्र परिसरों का समूह, ठीक है, ये कर्नाटक में है। उसके 2024 में जोड़ा गया है अहोम वंश के मोइडम, ये असम में है। ठीक है, यानी जो रिसेंट का उसका आपको याद रखना है, 2023-24 का तो पक्का याद रखना है। 2023 में शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और होयसलों के पवित्र परिसरों का समूह कर्नाटक में, और 2024 में किसे जोड़ा गया? अहोम वंश के मोइडम को, जो कि असम में है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के प्रमुख कुछ धरोहर स्थल कहाँ पे, जो कि कभी कभी वन आपकी हिस्ट्री में पूछ लेते हैं। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1983 में इसको डाला गया यूनेस्को की सूची में। फिर असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। धोलावीरा कहाँ? गुजरात में। ये हड़प्पा स्थल है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले धोलावीरा। फिर अहमदाबाद का धरोहर स्थल, यानी अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहा जाता है। महाबलीपुरम स्मारक समूह कहाँ है? तमिलनाडु में। हम्पी का गुफा यानी कर्नाटक में। और वेस्टर्न घाट पश्चिमी भारत का प्राकृतिक ये है, 2012 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे, आप एग्जाम्स में आ ही जाते हैं कि यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से नए रिसेंट में जोड़े गए, ऐसे नाम पूछ लेंगे आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस देश ने 7 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? ठीक है, विच कंट्री हैज इम्पोज्ड न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा वियतनाम, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ठीक है, चाइना दोस्तों, चाइना में जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स काफी मात्रा में, दुनिया का लगभग 85 से 95% अकेले चाइना के पास है। ठीक है, और अभी अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार काफी स्टार्ट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के आने से। इसकी वजह से चाइना ने जो है ये रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। और चीन जो है इस क्षेत्र में अग्रणी रहा हमेशा से। और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों और सैन्य तकनीकों के निर्माण में बेहद आवश्यक है ये तत्व जो है। अभी 7 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं जो दुर्लभ तत्व हैं? तो सेमेरियम, एसएम इसका है नाम, गैडोलीनियम, जीडी, टर्बियम, टीबी, डिस्प्रोसियम, डीवाई, ल्यूटेथियम, एलयू, स्कैंडियम, एससी, इट्रियम वाई। ठीक है, ये 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स है जो कि जिसके ऊपर चाइना ने प्रतिबंध लगाए हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो रक्षा तकनीक में, जेट बनाने में, जेट एयरवेज, मिसाइल और रडार बनाने में इसका उपयोग होता है। हरित ऊर्जा क्रांति में कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सौर पैनल में, पवन टरबाइन में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फास्ट पर चमकदार पदार्थ, मैग्नेट, बैटरी, इन सभी धातुओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और जो है चाइना जो है इसका प्रमुख भंडार है, वहाँ पे रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग दोनों में अग्रणी है चाइना। और इसका प्रमुख भंडार कहाँ कहाँ पे है? तो जियांगसी, गुआंगडोंग, हुबेई, सिचुआन, इनर मंगोलिया, ये सब चाइना के प्रांत हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रमुख भंडार हैं। और चाइना ने 1980 के दशक में इसे रणनीतिक खनिज घोषित कर दिया। ये भी याद रखना है कि किस देश ने 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स को, एलिमेंट्स को रणनीतिक खनिज घोषित किया था 1990 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? चाइना। ठीक है, इतना हमको याद रखना, जो कि अभी ट्रेड वार चालू है, काफी न्यूज में रहते हैं ये सारे टॉपिक्स, तो आपको याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप एंड ट्रेड योजना से प्रदूषण में 30% की कमी आई है। यह योजना किस शहर में लागू की गई थी? कैप एंड ट्रेड स्कीम हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन 30%
द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी? पहला ऑप्शन अहमदाबाद, दूसरा सूरत, तीसरा वडोदरा, चौथा मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सूरत। सूरत में दोस्तों कैप एंड ट्रेड योजना को लागू किया गया था, जिससे कि काफी टाइम बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है पॉल्यूशन में काफी सुधार और 30% कमी आई है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और ये जो है विश्व की पहली ऐसी उत्सर्जन व्यापार योजना है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, जो कणीय प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट मैटर पर केंद्रित है और भारत की पहली प्रदूषण व्यापार प्रणाली है। ठीक है, ये भारत की पहली है और विश्व की पहली ऐसी एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है जो कि पार्टिकुलेट मैटर यानी कणीय प्रदूषण पर केंद्रित है। इस पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आरसीटी के आधार पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि इस योजना से प्रदूषण के स्तर में काफी महत्वपूर्ण कमी आई है। और इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 2 सितंबर 2019 में। ठीक है, यानी ये गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा 2019 में इस योजना को लागू किया गया था, जिसमें कि भारत में सूरत में लागू किया गया था और 30% तक की पॉल्यूशन में कमी आई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का छठा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड, ठीक है, ओंध पुणे में शुरू किया गया है। द 6th एडिशन ऑफ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिगन एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओंध पुणे। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के ओंध, पुणे के भी एक जगह ओंध में, ठीक है, जहाँ पे फॉरेन ट्रेनिंग नोड है। तो पहला ऑप्शन है मंगोलिया, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा कजाकिस्तान। आंसर क्या हो जाएगा? डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सेनाभ्यास है, जो कि इस बार 2025 में छठा संस्करण इसका होने जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है? तो ओंध पुणे में। और 16 से 28 अप्रैल तक चलेगा ये, जिसमें भारत और उज्बेकिस्तान के सैनिक दोनों भाग ले रहे बारी बारी से। और हाँ, ये एक्सरसाइज जो है दोनों देशों में, जैसे इस बार भारत में, अगले बार ये उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाली टुकड़ियां कौन कौन सी है? तो भारत की तरफ से जो है सेना है 60 कर्मी, मुख्य रूप से जाट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना से। ठीक है, और उज्बेकिस्तान में कौन से? उज्बेकिस्तान सेना के सैनिक। ठीक है, यानी ये लोग भाग लेने वाले छठा संस्करण डस्टलिक 6 का, और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हो रहा है पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योगों के लिए एक नई श्रेणी शुरू की है, उसका नाम क्या है? द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैटेगरी फॉर इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज। व्हाट इज इट्स नेम? ठीक है, पहला ऑप्शन है रेड श्रेणी, दूसरा ऑरेंज श्रेणी, तीसरा ग्रीन श्रेणी, चौथा ब्लू श्रेणी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर ब्लू श्रेणी। ठीक है, यानी ये तीन तो पहले से ही थे, अभी ब्लू श्रेणी को जोड़ा गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब ये जो है इसका काम क्या है? तो वेस्ट एनर्जी संयंत्र कंप्रेस्ड, ये क्यों लागू किया है? वेस्ट एनर्जी संयंत्र कंप्रेस्ड बायोगैस जो कि नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट, कृषि अवशेष, ऊर्जा, फसल, खरपतवार जैसे स्रोतों पर आधारित हो, बायोमाइनिंग कार्य और बायोमाइनिंग कार्य और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायक यूटिलिटी सेवा जैसे लैंडफिल प्रबंधन वगैरह के लिए ब्लू श्रेणी को शामिल किया गया है। अब इसकी अनुमति वैधता, यानी ये कितने टाइम के लिए इसको अनुमति दी गई है? तो ब्लू श्रेणी के उद्योगों को अन्य श्रेणी की तुलना में 2 वर्ष अधिक संचालन की अनुमति दी जाएगी, जिससे कुल वैधता अवधि कितनी जाएगी? 7 वर्ष। ठीक है, यानी 7 वर्ष जो भी इंडस्ट्री ब्लू श्रेणी में होगा वो 7 वर्ष तक इनको अनुमति दी जाएगी अतिरिक्त संचालन की। ठीक है, जो पहले 5 वर्ष था। अब देखते हैं पोल्यूशन इंडेक्स। तो रेड श्रेणी में क्या है? जहां पोल्यूशन इंडेक्स 80 से ज्यादा है यानी उच्च प्रदूषण क्षमता है, वो रेड जोन में आता है। जहां 80 से 55 के बीच में पोल्यूशन इंडेक्स है, वो ऑरेंज श्रेणी में आता है। और ग्रीन में क्या आता है? जिसका कि पोल्यूशन इंडेक्स 25 से कम है, वो ग्रीन श्रेणी में आता है। और ब्लू श्रेणी में क्या है? तो आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं के लिए विशेष रूप से नई श्रेणी जोड़ी गई है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ब्लू श्रेणी को जोड़ा है अभी न्यू कैटेगरी को। आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस मंत्रालय ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत गिग और लॉजिस्टिक नौकरियों को राष्ट्रीय करियर सेवा नेशनल करियर सेवा सर्विस पोर्टल से जोड़ा जाएगा? Which ministry has signed a memorandum of understanding with Swiggy to link gig and logistic jobs with National Career Service NCS portal? पहला ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दूसरा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तीसरा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, चौथा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गिग वर्कर्स और लॉजिस्टिक नौकरियों को के लिए जो है स्विगी के साथ समझौता किया। स्विगी एक क्या है? एक डिलीवरी कंपनी, ये डिलीवर करती चीजों को। ठीक है, स्विगी अब इन्होंने क्या किया है, अब राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के लिए समझौता किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्विगी के साथ में। अब इस पोर्टल के हिसाब से भूमिका के इसमें क्या है जो जिसके लिए इन्होंने समझौता किया है? तो डायनामिक प्लेटफॉर्म जनवरी 2025 तक यह पोर्टल 1.25 करोड़ सक्रिय नौकरियां खोजने वालों और 40 लाख नियोक्ताओं को जोड़ता है। यानी जनवरी 2025 तक जो है इन्होंने 1.25 करोड़ सक्रिय नौकरी खोजा है और 40 लाख नौकरी और नियोक्ताओं को जोड़ा है इस पोर्टल ने। उसके बाद है स्थान आधारित और लचीले कार्य अवसर प्रदान करता है, जिससे गिग इकोनॉमी की पहुंच और अधिक व्यापक बनती है। यानी जो गिग वर्कर्स किसको बोलते हैं आपको मालूम है? जो लोग डिलीवरी बॉय होते हैं, जिनका कि कुछ फिक्स नहीं होता है, जब मन किया काम किया, जब मन किया छुट्टी ले ली, जब मन किया काम नहीं किया, ऐसे लोग जो होते हैं वो गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। और यह पोर्टल रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, परामर्श के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइपर लोकल नौकरी मिलान सुनिश्चित करता है। और इनका उद्देश्य क्या है? तो अगले 2-3 वर्षों में 12 लाख रोजगार अवसर सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है एनसीएस पोर्टल में जोड़ने के लिए, जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है स्विगी के साथ में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हम इतने पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए इन चारों मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा चंडीगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में लोकेटेड। अब ये न्यूज में क्यों है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने NTCA द्वारा गठित चीता परियोजनाओं संचालन समिति ने मध्य प्रदेश स्थित मध्य प्रदेश में जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीते लाए गए थे, कहाँ से लाए गए थे? तो नामीबिया से 8 लाए गए थे और दक्षिण अफ्रीका से 12, टोटल 20 चीते लाए गए थे, जिसमें से उन्होंने कूनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कुछ चीतों का स्थानांतरण करने के लिए मंजूरी दे दी है, इसलिए न्यूज में है। अब ये क्यों दिया गया? इस कदम का उद्देश्य क्या है? तो चीतों के एक जुड़े हुए परिदृश्य में मेटा पॉपुलेशन, विभिन्न स्थानों पर आपस में जुड़ी आबादी स्थापित कर दीर्घकालिक संरक्षण रणनीति को बढ़ावा देना है। अब हम देखते हैं, और दूसरी बात है कि जो इनको गांधी सागर ये वन्यजीव अभयारण्य में क्यों यहाँ पे इनको शिफ्ट किया जा रहा है? ताकि वहाँ पे इनको शिकार करने के लिए ज़्यादा से अधिक संख्या में इनको मिल सके शिकारी। ठीक है, और वहाँ पे इन्वायरमेंट आबादी उसकी ज़्यादा है लोग मतलब जानवरों की, इसके लिए इस हिसाब से कुछ चीतों को कुनो नेशनल पार्क से उठा के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, अब देखते हैं चीतों परियोजना संचालन समिति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसका गठन कब किया था? तो मई 2023 में। और परियोजना चीता ये कब शुरू किया गया था? यानी चीता प्रोजेक्ट तो 2022 में, जिसके अंतर्गत नामीबिया से 8 चीता और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, जिसमें से अब तक 8 वयस्क चीते और 5 शावकों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, यानी 8 वयस्क चीते और 5 शावकों की मृत्यु हो चुकी है कूनो नेशनल पार्क में, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी कूनो नेशनल पार्क भी कहाँ पूछ सकता है? तो मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस देश ने क्वांटम तकनीक हेतु पहली अंतरराष्ट्रीय रणनीति पेश की है? Which country has presented the first international strategy for quantum technology? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्रिटिश। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत ने क्वांटम तकनीक हेतु पहले अंतरराष्ट्रीय रणनीति पेश की है। अब देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 14 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति के पहले संस्करण को जारी किया है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण कदम विश्व क्वांटम दिवस और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष
IYQST 2025 के उपलक्ष्य में उठाया गया है। यह रणनीति भारत की वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दे, विचार को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ तालमेल बिठाकर क्वांटम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में एक बाह्य उन्मुख रोडमैप प्रस्तुत करती है। और ये जारी कब किया गया था? तो आपसे ये पूछ सकता है कि विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। और भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? तो प्रोफेसर अजय कुमार सूद। ये भी आपको याद रखना है। अजय कुमार सूद जो है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। और इसी दिन जो है ये भारत ने अपनी पहली क्वांटम तकनीक हेतु अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पेश की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति के पहले संस्करण को जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYJ 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYJ 2025? पहला ऑप्शन है गज सिंह, दूसरा बीरा मंगई वेलु नाचियार, तीसरा जया यानी काला हिरन, चौथा विजय यानी बाघ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि अभी बिहार में होने वाला है। ठीक है, और ये बिहार में पहली बार होने जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने गज सिंह जो मैस्कॉट है उसका उद्घाटन किया है। और ये बिहार में पहली बार हो रहा है। यह प्रतिष्ठित आयोजन कब से कब तक होगा? तो 4 मई से 15 मई तक होगा। और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में किया जाएगा। और इसका लोगो का रंग क्या रखा गया? लोगो तो केसरी और हरा रंग का रखा गया, जो कि सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। मैस्कॉट क्या है? गज सिंह यानी एक पौराणिक प्राणी, हाथी और शेर का मिश्रण, जिसकी प्रेरणा नालंदा और बोधगया के पाल काल यानी पाल वंश के टाइम के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। शीर्षक क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकते किस शीर्षक से उद्घाटन किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? आंसर क्या हो जाएगा? खेल के रंग बिहार के संग। कुल प्रतिभागी कितने शामिल होने वाले हैं? लगभग 8500 खिलाड़ी और 1500 तकनीकी स्टाफ। खेल की संख्या कितनी है? 28 खेल का कैटेगरी है। और ये कहाँ का आयोजित किया जाएगा बिहार में? तो पटना, नालंदा यानी राजगीर में, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ये 1 2 3 4 5 ठीक है, यानी 5 जगहों पे बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 मई से 15 मई तक किया जाए, जिसका मैस्कॉट गज सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके दोस्तों, आज यहीं तक। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मेहनत करते रहिए लगातार, ताकि एक दिन आपको सफलता मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।